हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? सीएमए फाइनल सीएफआर के इस एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कम रिवीजन सीरीज में जिस इंडेक्स का हम रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है इंडेक्स 36 यानी कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स है और उतने ही इंटरेस्टिंग वे में इसका मैं रिवीजन भी कराने वाला हूं, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि सारे थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल, जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको मैं यहाँ पे कवर करूं। आइए ना शुरू करते हैं इंडेक्स 36। एक काम जरूर करेंगे, जिस नोट से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं इसको डाउनलोड करके रखेंगे आप अपने पास। एग्जाम के टाइम पे यही नोट्स बचे 10 to 15 मिनट्स में पूरे इंडेक्स का बहुत मस्त तरीके से आपको रिवीजन करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं इंडेक्स 36 का कंप्लीट रिवीजन। और मैं चाहता हूं कि ये जो आगे की बातें हैं ना, इन बातों में एंट्री करने के पहले मैं एक इसका जो ब्रॉड आपका पिक्चर है इस इंडेक्स का, वो आपके दिमाग में रिवाइज करा दूं, फिर आगे पढ़ने में हमें बहुत मजा आने वाला है। सुनेंगे ध्यान से। एक बैलेंस शीट मैंने यहां पे बनाया हुआ है 31 मार्च 24 को। इस बैलेंस शीट में दिख रहा है एक मशीन जो कभी आज से बहुत समय पहले हमने 5 लाख में परचेज किया था। उस मशीन पे मेरे बच्चे आज तक हमने क्या किया है, 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 24। 5 लाख में 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू बुक में कितनी बची हुई है? 3 लाख रुपीज। बुक में वो जितनी वैल्यू पे दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू, इस इंडेक्स के मुताबिक आपका है ना। तो वो 3 लाख पे हमारा दिख रहा है एज पर जो रेगुलर रूटीन में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करें उसके मुताबिक। लेकिन आज यानी कि 31 मार्च 24 को अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि जो मशीन हमारे बैलेंस शीट में 3 लाख रुपीज का है उसका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो सिर्फ 280 है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि जिस मशीन को आज हम बैलेंस शीट में 3 लाख में दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको फ्यूचर में इसको बेचकर या फिर इसको यूज करके जो हमें बेनिफिट मिलेगा ना, जो बेनिफिट मिलेगा इस मशीन से, वो टू द मैक्सिमम कितना मिलेगा जी? 2,80,000। मान लो अगर ऐसा हमें लगता है कि मैक्सिमम कितना मिलेगा? 280। तो इंडेक्स 36 का कहना है कि देखो जी, जिस मशीन को बैलेंस शीट में आप 3 लाख में दिखा रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मशीन से फ्यूचर में टू द मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा वो 280 ही मिलेगा, तो उनका कहना है कि इस मशीन में से ना जो 3 लाख पे दिख रहा है 20,000 यानी कि जितना कम आपको लगता है कि फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिलेगा, आप उसको माइनस कर दीजिए और माइनस करके इस मशीन को बैलेंस शीट में कितने में दिखाइए? 2,80,000 पे। वो ये कहते हैं कि आप इसको 280 पे दिखाइए और कहते हैं कि ये जो 20,000 का जो आपने यहां से माइनस किया ना, टू मेक इट इक्वल टू द मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट, इसी 20,000 को कहते हैं कि आप जब लेस करेंगे तो आप इसको इम्पेयरमेंट लॉस यानी कि ये आपको एक तरीके का लॉस हो गया ये 20,000 का आपके मशीन पे, उसको माइनस करके और उसको 280 पे दिखाइए। और ये 20,000 जो आपको लॉस हो गया, जो आपने एसेट से माइनस किया, आप उस साल के प्रॉफिट लॉस में इसको एक्सपेंस के रूप में आप बुक कर दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, करंट ईयर में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मशीन से माइनस किया और फिर उस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, उसी तरीके से इस 20 को भी माइनस करके उस साल के प्रॉफिट लॉस में दिखा दीजिए। हाँ, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, कोई बातें हैं जो जिसके ऊपर में इंडेक्स 36 चर्चा करता है, हम वो भी आगे करेंगे, बट मोर और लेस यही है मेरे बच्चे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। सवाल उठता है कि ये जो रिकवरेबल अमाउंट आपने 280 डिसाइड किया, जिसपे कि आप एसेट्स को अब दिखा रहे हो, ये कैसे डिसाइड होता है कि फ्यूचर में इस मशीन यानी कि इस एसेट से रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा? तो कहते हैं कि इस 280 को डिसाइड करने के लिए हमारा इंडेक्स 36 कहता है कि भैया 2 चीजें आप पहले चेक करो आपको उस एसेट्स को लेकर। एक तो वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है कि जिस दिन इस बैलेंस शीट को बुक में आपने रिकॉर्ड किया है, उसके बाद ये मशीन जितने साल भी आपके पास रहेगा, उससे जो आप बेनिफिट कमाओगे, वो बेनिफिट की आज की वैल्यू कितनी है, दिखाऊंगा मैं कैसे निकाला जाएगा। हम उसे क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज आपका, ठीक है ना, वैल्यू इन यूज। और दूसरा होता है कि इस मशीन को अगर हम यूज ना करें, हम उसको अगर सेल कर देते हैं आज, तो सेल करके जो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा जी? फेयर वैल्यू, जितने पे वो सेल हो सकता है। और अगर कोई कॉस्ट टू सेल है, उसको बेचने में अगर मुझे कुछ खर्चे पे करने पड़ेंगे, कोई कमीशन या ब्रोकरेज, तो उसको माइनस करके नेट अमाउंट कितनी रिकवरी होगी। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होता है बच्चे, हायर अमाउंट,
क्योंकि मैं इस एसेट से टू द मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकता हूं। तो या तो यूज करके या फिर बेच करके जो भी इसमें से हायर अमाउंट होगा वही मैं रिकवर करने की बात करूंगा, और उसी 280 पे कहा जाता है कि आप अपने एसेट्स को दिखाना पसंद कीजिए और बाकी को आप यहां पे इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लीजिए। याद रखना, इंपेयरमेंट लॉस होता है, इंपेयरमेंट गेन नाम की कोई चीज नहीं होती। इंपेयरमेंट लॉस होता है, गेन नाम की कोई चीज नहीं होती। दूसरी बात, अब आगे आपको ये इंडेक्स कहता है कि अब बताओ जरा आपका एसेट बुक में कितने पे आ गया, 280 पे। तो कहते हैं कि आगे यानी कि फ्यूचर में इस एसेट पे जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप इस 280 पे चार्ज करना, अब 3 लाख में नहीं, क्योंकि 3 में 20 को ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में हम दिखा चुके हैं। तो फ्यूचर में जो आपका होगा डेप्रिसिएशन 280 पे चार्ज किया जाएगा। फ्यूचर में लाइफ कितना बचा हुआ है, क्या रेसिडुअल वैल्यू है, या क्या रेट आप डिसाइड करते हो उसके बेसिस पे आपका। तो ये पूरा इंडेक्स को अगर मैं 4 से 5 मिनट में बताऊं तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इन्हीं में कई सारे इफ और होते हैं जिनके इफ और के लिए हम पूरे इंडेक्स को स्टडी करेंगे। क्लियर ना? और मैं आपको यहां पे दिखाऊं, आइए ना शुरू करते हैं। आपका थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चे कि ये इंडेक्स 36 बोलता है कि आप इस बात को इंश्योर कीजिए कि आपका एसेट का जो कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू यानी कि जिसपे आपने इसको दिखाया हुआ है, वो कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा ना हो। यानी कि अगर ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, माइनस करके उसको रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आ जाते हैं। तो यही कहता है कि आप, इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप इंश्योर कीजिए कि जो एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है जितने पे दिखाया जा रहा है, दैट शुड नॉट बी मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दैट एसेट आपका। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में आ सकता है कि डैश एज पर डैश इंडेक्स आपका ये आप बता दें आपको, तो क्या करेंगे जी, इंडेक्स 36 के अंदर में हम टिक मार्क करेंगे। स्कोप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं। इंपोर्टेंट डेफिनेशन में कई सारी बातें मैंने बता दिया। कैरिंग अमाउंट का मतलब मैंने बता दिया ऊपर में। फेयर वैल्यू मतलब रिकवरेबल अमाउंट को निकालने के लिए उसको जब हम लेते हैं ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि उसको बेच के कितना पैसा रिकवर हो सकता है। वैल्यू इन यूज का मतलब बता दिया कि उसको यूज जो करूंगा फ्यूचर में ड्यूरिंग द गिवन उसका लाइफ, उसके आज उससे जो बेनिफिट कमाऊंगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है, डिस्काउंटेड वैल्यू, उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। रिकवरेबल अमाउंट ये और ये, इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा, इसका मतलब क्या होता है आगे बता दूंगा, जैसे जैसे वो चीजें आएंगी उनके साथ समझाते चलूंगा। चलिए, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स कब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब भी एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट आपका क्या होगा, छोटा होगा, और कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो हम इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हैं। वो आप जान चुके हैं, है ना। ये सारी बातें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, वो भी, या फिर बड़े बड़े क्वेश्चन जो 5 to 7 मार्क्स से बन सकते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। रिविजन क्वेश्चन नंबर 1 पे आप आइए। पहले कहता है कि सीओसी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन फॉर 3.2 करोड़ ऑन 1 2023। मेरे बच्चों, ये एक टाइम पीरियड है। कहता है कि यहां कहीं पे 1 23 को आपने एक मशीन एक्वायर किया है 3.2 करोड़ का। कहता है कि इसकी लाइफ 5 ईयर्स है और सैल्वेज वैल्यू कहता है कि 40 लाख रुपीज है। अप्लाई द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट ऑन 31 मार्च 26। ये रहा आपका 31 मार्च 26, जिस दिन पे आपको चेक करना है कि क्या ये एसेट आपका इंपेयर्ड हो चुका है। मेरे बच्चे, अगर आपको इंपेयरमेंट चेक करना है तो पहले तो उस एसेट्स का इस दिन पे जिस दिन हम चेक करते हैं हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए, और कैरिंग अमाउंट कुछ भी नहीं होता, एसेट की जितनी कॉस्ट है, एसेट की जितनी कॉस्ट है उसमें आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो मुझे बताओ जरा कि एसेट की कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज 3.2 CR, वो हमने लिख दिया। हमने आज तक यानी कि इस पीरियड में हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया होगा इस एसेट्स पे, आप चेक करो कि ये टाइम पीरियड टोटल कितना है। तो 1 23 से लेकर आपका 31 मार्च 23 ये हो गया आपका पीरियड, जिसमें कि 3 मंथ्स कवर हो रहे हैं, है ना। ये पहला साल जिसमें कि 3 मंथ्स कवर हो रहा है, और इसके बाद ये जो पीरियड है बच्चे उसमें 3 इयर्स कवर हो रहे हैं। तो 3 इयर्स और 3 मंथ्स हमने इस सेट को अभी तक यूज किया है। 3 इयर्स में 12 36 मंथ्स, और 3 कितना हो गया 39 मंथ्स। हमने वही काम किया, हमने कहा कि देखो जी 3.2 CR में जो उसकी सैल्वेज वैल्यू है वो तो कभी डिप्रिशिएट नहीं होती, तो सैल्वेज वैल्यू को माइनस करके हटा दिया, और फिर उसको हमने 5 इयर्स यानी कि 60 मंथ से हमने डिप्रिशिएट किया।
और जितने मंथ्स हमने यूज किया उससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास निकल के आ गया बच्चे। आज तक जो उस पे एक्यूमुलेटेड या कह दो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अमाउंट रहा होगा वो 1.282 CR। तो इसमें से इसको मैंने मैनेज करके हमारा क्या निकल के आ गया, कैरिंग अमाउंट। जिस दिन पे आप इंपेयरमेंट चेक कर रहे हो उस दिन पे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है, 1.38 CR। आओ ना आप चेक करते हैं कि इस एसेट्स का आज रिकवरेबल अमाउंट कितना है। आप जानते हैं रिकवरेबल अमाउंट होगा हायर ऑफ, एक तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसको बेच के मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो बेच कर जो पैसा मिलने वाला वो कहता है 1.2 CR, वो हमने लिख दिया आपको यहाँ पे। और एक होता है वैल्यू इन यूज, फ्यूचर में उसको यूज करके जो हमें बेनिफिट होगा उसकी आज की वैल्यू, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्रॉम दिस एसेट। आपका जब ये निकालना होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू आपको दिया हुआ है। इन दोनों में से हायर कौन सा हो गया, 1.3 CR। तो सोचो जिस एसेट को बैलेंस शीट में 1.38 CR पे दिखा रहे हैं, अगर वो 1.3 CR उसका रिकवरेबल अमाउंट है तो आपको इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक करना पड़ेगा, 0.08 करोड़ रुपीज, इतने का इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। जब ये इंपेयरमेंट लॉस बुक किया जाएगा तो इसकी एंट्री अगर एग्जाम में पूछ दे तो क्या करेंगे जी, आप जानते हैं मशीन की वैल्यू कम करना होगा, देखा था ना अभी, मशीन में से आपको माइनस करना होता है और उतना आपने कहा कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस हो गया। इस इंपेयरमेंट लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एग्जाम में अगर आप ये 2 एंट्री पास करते हैं तो भी ठीक है। अगर कोई कहता है कि भैया हम इंपेयरमेंट लॉस ना दिखा के एक एंट्री पास करना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एंट्री पास करे तो भी ठीक है, एक एंट्री पास करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इंडेक्स 36 है बच्चे, इसमें कई सारी E4 की बातें हैं, कुछ आपके केसेज हैं, उन सारे केसेज को मैं पहले आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाऊंगा, फिर उसको दिखाऊंगा कि आपका थ्योरी में वो इंडेक्स 36 कैसे बोलता है, उसका भी कंप्लीट रिवीजन। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं लेकर आ रहा हूं आपका रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्वेश्चन पढ़ना आप यहाँ पे मेरे साथ कि कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी, मशीन का जो कैरिंग अमाउंट है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और कहता है कि रिवोल्यूशन रिजर्व आपका अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एट 8,160 and 60। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ना होके इसको पता है क्या बोलना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था कॉस्ट। ये कॉस्ट है एक्चुअली आपका, है ना, सही कर लो, मैंने गलत लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ मशीन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड रिवोल्यूशन रिजर्व। ध्यान दो, अगर आपके इस एसेट पे रिवोल्यूशन रिजर्व दिख रहा है तो आप जानते हैं कि इस एसेट का रिवोल्यूशन हुआ होगा। इंडेक्स 16 का हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं, क्लास भी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि फिक्स्ड एसेट्स को, पीपी को बैलेंस शीट में दिखाने का 2 तरीका होता है, कॉस्ट मॉडल या फिर रिवोल्यूशन। तो कॉस्ट मॉडल में हम रिवोल्यूशन नहीं करते हैं, बट अगर हम रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करते हैं तो वहां पे आपका एसेट्स को रिवैल्यू करना अलाउड होता है। इस क्वेश्चन के अंदर में इस रिजर्व का होने का मतलब कि वी हैव आपका फॉलो द रिवोल्यूशन मॉडल फॉर आपका रिकॉर्डिंग द पीपी, एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, जब हमने इंडेक्स 16 पढ़ा था, मैंने रिवाइज भी जब कराया था, तो मैंने एक आपको बताया था, वहां पे कॉन्सेप्ट था रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स का। फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन, सेकेंड टाइम आपका ये किया था ना हमने। तो वो जो आपने रिवोल्यूशन किया था फर्स्ट टाइम, आपका सेकेंड टाइम, उसमें जो चीजें आपने की थी ना कि प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज यहां भी है। अब वही आप ऑलरेडी अब यहाँ पे क्या करोगे, इंडेक्स 16 से अपने आप लिंक करना शुरू करेंगे। आपको देखो मजा किस तरीके से आएगा। इस चैप्टर में कुछ नया हम पढ़ ही नहीं रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने आपके लिए ये बैलेंस शीट बना दिया है, आपके लिए ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, मैंने आपके लिए बना दिया कि मान लो मशीन की कॉस्ट कितनी है जी, 8 लाख। हमने आज तक इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 150। और क्योंकि मशीन को जब आप रिवैल्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उतना मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या क्रिएट होता है जी, रिवोल्यूशन सरप्लस कह दो या रिवोल्यूशन रिजर्व, जो ओसीआई के अंदर में जाता है, आपका पता ना, प्रॉफिट लॉस में। तो ये हमने क्या किया, एक बैलेंस शीट दिखाया, ये जो आपका सिचुएशन था उसका बिफोर चेकिंग द इंपेयरमेंट लॉस। अभी इंपेयरमेंट लॉस को हमने कंसीडर नहीं किया, उसके पहले ऐसा बैलेंस शीट आपको दिख रहा था। अब आगे पढ़े, कहता है कि ऑन 31 मार्च 24, यानी कि इस ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है इसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड वैल्यू इन यूज, कहता है कि इतना इतना आपने चेक किया। तो मैं कह दूं कि भैया इसका मतलब कि इन दोनों को कंपेयर करके जो हायर अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट, बोलो हाँ। और रिकवरेबल कितना आ गया, 5,40,000। अब खुद सोचो, जिस एसेट को आप 690 पे आप दिखा रहे हो उसका रिकवरेबल अमाउंट 540 है,
तो इंडेक्स 36 क्या बोलता है कि आप एक काम कीजिए, 690 में से आप यहाँ पे 5 इसको कितना माइनस करके 1,50,000 को आप यहाँ पे माइनस कर दो, जिसको हम क्या बोलेंगे जी, इम्पेयरमेंट लॉस। हम क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कीजिए और फिर इसको 5,40,000 पे दिखाना शुरू कीजिए, 540 पे दिखाना शुरू कीजिए। यही पढ़ाना बदमाश, बोलो ना हाँ यस सर। तो अब हमने क्या किया, एक तो हमारा जो एसेट होगा आफ्टर चेकिंग द इम्पेयरमेंट इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट 540 का फिगर। दूसरी बात, ये जो 1,50,000 का जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, हम इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ऐसे तो इम्पेयरमेंट लॉस हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, बट अगर इसके पहले हमने इस एसेट्स का रिवोल्यूशन किया था और रिवोल्यूशन करने पे अगर हमें एक आपका रिवोल्यूशन सरप्लस हुआ था, रिवोल्यूशन सरप्लस, तो आप इस 150 में क्या करेंगे, पहले 40 अप टू द 40,000 जितना अमाउंट इसमें दिख रहा है उतना अमाउंट क्या करेंगे, इससे एडजस्ट करेंगे और इसको एडजस्ट करने के बाद जो बाकी का आपका इम्पेयरमेंट लॉस दिखेगा उसी को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। अगर मैं आपको इंडेक्स 16 से लिंक कराऊं तो याद कीजिए, फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन किया और आपको लॉस आ गया तो क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस। वो इम्पेयरमेंट लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, फायदा हो गया तो क्या होगा जी, रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया करते थे आप। सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन हुआ, पहले आपको हुआ था प्रॉफिट, दूसरी बार हुआ आपको लॉस, तो लॉस पहले क्या करते थे, जितना फायदा पहले हुआ था ना हम उसमें से एडजस्ट करते थे, उसके बाद कुछ और भी लॉस होता था तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते थे। अब तो सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई है। एग्जैक्टली सेम चीज यहां भी है। आपका 150 का जो यहां पे इंपेयरमेंट लॉस हुआ, उसमें से जो पहली बार पहले जो रिवोल्यूशन किया था उसमें से जितना आपका रिजर्व आपको दिख रहा होगा उतना अमाउंट वहां से एडजस्ट कर दो और बाकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एग्जैक्टली सेम काम करने वाला हूं। ये देखिए, इंपेयरमेंट लॉस मैंने बुक किया 150 का और इस 150 में 40,000 कहां से एडजस्ट किया जी, रिवोल्यूशन रिजर्व से, और बाकी कहां से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताओ जी अमाउंट, ये सेम क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा बताओ अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना होगा, तो जो बच्चा 150 कह देगा वो गलत हो जाएगा। कितना डेबिट किया जाएगा, 110 का अमाउंट। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई डाउट आपको? नहीं सर। तो मैंने ये भी आपको बता दिया। आइए अब हम आते हैं आपका रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3 के पास। कहता है कि मार्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब यहाँ पे वो जो वैल्यू इन यूज अभी तक दिया करता था ना, वैल्यू इन यूज जो आपको दिया करता था, इस वैल्यू इन यूज को मेरे बच्चे, ये जो आपका हुआ करता था 510 जो यहाँ पे दिया होता था, अब हम इसको निकालना सीखेंगे। ऐसे आपने पता नहीं कितने सारे इंडेक्स में इसको ऑलरेडी सीखा हुआ, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। कहता है कि मार्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कैश इनफ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 24 को इस मशीन से कितना हमें फ्यूचर में इन्फ्लो आएगा वो बता रहा है। 1 2 3 4 5, हमें लगता है कि ये मशीन अभी अगले 5 ईयर्स तक यूज होगा और इतना इतना इससे पैसा कमाएंगे बाय यूजिंग दैट एसेट्स इनटू आवर बिजनेस। 5 साल के बाद यानी कि 29 के एंड में यहाँ पे उसका रेसिडुअल वैल्यू इस मशीन को बेच कर भी हमें 500 का अमाउंट मिलेगा। तो ये भी तो कैश इनफ्लो हुआ ना फ्रॉम दैट मशीन, है ना। सब क्लास में उन्हें क्वेश्चन किया कराया आपको। कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021, आज से कई साल पहले आपने 20 लाख में परचेज किया था। उसका यूजफुल लाइफ वाज, उस समय उसका लाइफ टोटल कितना था, 8 ईयर्स। रेसिडुअल वैल्यू कहता है कि 8 ईयर्स लाइफ के बाद कितना, 5। यहां पे दिख रहा है, यहां भी समझ में आ रहा था। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उसका कहता है कि 10,000 लाख से कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन द पीपी, और कहता है कि ऑल्सो कैलकुलेट द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एंड रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या होता है, इंपेयरमेंट लॉस को माइनस करने के बाद। रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन क्या होगा, अब फ्यूचर में क्योंकि नया वैल्यू दिख रहा है तो उस पर कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बोला था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में कि होता क्या है कि जो अब वैल्यू यहाँ पे बच जाता है उसी पे आपका फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। आगे के लिए, है ना, आगे के लिए रिवाइज करते हैं हम, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे यहीं पे हमने काम शुरू किया। ये देखिए, पहले हमने क्या किया जी, आपके एसेट्स का कैरिंग अमाउंट निकाला। कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए जो एसेट आपने परचेज किया था 20,000 लैक्स में, मुझे बताओ इस समय से लेकर इस समय कितने समय गुजर चुके हैं, 3 ईयर्स। 21 से 22, 23, 24, 3 ईयर्स आपका। तो 20,000 में रेसिडुअल वैल्यू जो 500 रुपीज का, उसका 500 लैक्स का, उसको माइनस करके 8 से डिवाइड किया एंड 3 से मल्टीप्लाइड, तो आज तक हमने इतना उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करके आज उसका कैरिंग अमाउंट कितना रहा होगा, 12,687। ये हमारा कैरिंग अमाउंट निकल के आ गया।
वेरी सिंपल। अब हमें उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालना है, हायर ऑफ होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी 10,000 लैक्स दिया हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चन बताएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। वैल्यू इन यूज हमें निकालना होगा जी। ये वैल्यू इन यूज मैंने कैसे निकाला है, ये देखिए आपका इन एसेट से जितना कैश इनफ्लो आपको हर एक साल का बता रहा है, 15% जो क्वेश्चन में रेट कोट किया था उससे हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट कर लिया, यानी कि उसको प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल दी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, ये तो फ्यूचर में कमाऊंगा ना, फ्यूचर में जो कमाऊंगा उसकी आज की वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, वो इतना निकल के आ गया। तो 9507 हमने क्या किया, यहां रखा, ये रखा, इसमें से हायर का निकल के आ रहा है 10,000 लैक्स, दैट बिकम्स द रिकवरेबल अमाउंट। तो मेरे बच्चे जिस एसेट को हम लोग इतने पे दिखा रहे हैं उसका रिकवरेबल अमाउंट 10,000 है, तो बाकी हमें क्या बुक करना होगा, इंपेयरमेंट लॉस। वही मैंने आपको यहां दिखाया, इतना था, इतने पे दिखाना होगा, तो इंपेयरमेंट लॉस आपका ही हो गया, यही रिवाइज्ड वैल्यू आपका हो जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, तो रिवाइज्ड जितना था पहले से कैरिंग अमाउंट, उसमें से इतने इंपेयरमेंट लॉस को बुक किया, तो आपका ये यानी कि जो रिकवरेबल अमाउंट है उसके बराबर अमाउंट निकल के आ जाएगा। और अगर हमें रिवाइज डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में कह दे, तो मेरे बच्चे अब तो हम 10,000 लैक्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमने 10,000 लैक्स लिया, उसमें से उसका जो रेसिडुअल वैल्यू आपका है वो 500 है, वो तो कभी डेप्रिशिएट नहीं होगा। और टोटल लाइफ जो 8 ईयर्स था उसमें 3 ईयर्स हमारे गुजर चुके हैं, 5 ईयर्स बच गए हैं, तो अब जो वैल्यू एसेट्स का है उसको हम 5 ईयर्स में डिप्रिशिएट करेंगे, और करंट ईयर में मतलब आगे एक साल का डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1900। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिलीव कीजिए इसमें से एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन के रूप में भी बन सकता है। अगर ये क्वेश्चन बना तो मेरे मुताबिक 5 to 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आसानी से आ सकता है, जबकि कुछ भी दम नहीं है, ठीक है ना। इंडेक्स 36 का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इंडेक्स 16 को क्लब करते हुए, वो आपको मैं इंडेक्स जो 16 का रिवीजन कराया था उसमें ऑलरेडी करा चुका हूं, तो यहां अलग से उसको कराने का मतलब बनता नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आइए सम स्पेशल इश्यूज अबाउट इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हमें यहां पे समझना है। उसमें आप जानते हैं कि जो रिकवरेबल अमाउंट हम चेक करते हैं ना, रिकवरेबल अमाउंट की उस एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट क्या है, वो हर एक एसेट्स का अपना अपना चेक करते हैं। मशीन है तो मशीन का चेक कीजिए, बिल्डिंग तो बिल्डिंग का, फर्नीचर तो फर्नीचर का, सबका हम अलग चेक करते हैं, पूरे बिजनेस का चेक नहीं होता। हाँ, अगर कोई ग्रुप ऑफ एसेट्स है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट, क्या बोलते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एसेट्स जो इकट्ठा ही उनका आप कैश इनफ्लो जज कर सकते हो, अलग अलग नहीं। जैसे मैंने क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि आपका कोई बस कंपनी है जी, कई सारे बस वो चलाती हैं डिफरेंट रूट्स पे किसी स्कूल के लिए, तो उनका जो कैश इनफ्लो है ना वो किसी एक बस पे नहीं टिका हुआ, वो सारे बस जो 5, 6, 10 बस जितने चला रहे हैं उन सारे बस को इकट्ठा करके ही वो कैश आपका चेक कर सकते हैं कि कैश इनफ्लो कितना हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कैश इनफ्लो उस एसेट से मैं कितना कमाऊंगा, एक एसेट पे चेक कर सकते हो, तो एक एसेट पे आप इंपेयरमेंट चेक कीजिए। अगर आप कैश जो इनफ्लो हमारा है वो एक एसेट पे चेक नहीं हो सकता, ग्रुप ऑफ एसेट्स पे चेक हो सकता है, यानी कि कैश जनरेटिंग यूनिट पे चेक हो सकता है, तो जितने ग्रुप ऑफ एसेट्स पे चेक हो सकता है उन सबको इकट्ठा करके आप चेक कीजिए। और इंपेयरमेंट भी आपको उन सब पे इकट्ठा ही आपको चेक करना होता है। कैसे मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, बस ये बात आप ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया। अब मैंने यहां पे फिर आगे आपको बता दिया कि देखो जी, अगला पॉइंट, ये तो आपका पहला पॉइंट हमारा निकल गया कि रिकवरेबल अमाउंट हम क्या चेक करते हैं जी, हर एक इंडिविजुअल एसेट्स पे। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ एसेट्स है और आपका जो कैश इनफ्लो जो बिजनेस में हो रहा है वो आपका इकट्ठा वो उन सारे एसेट्स पे हो रहा है, 3-4 एसेट्स को इकट्ठा करके, तो 3-4 एसेट्स को जितने भी उस कैश जनरेटिंग यूनिट में होंगे उन सब पे इकट्ठा हम आपका कैश इनफ्लो चेक करेंगे, इंपेयरमेंट भी हम इकट्ठा चेक करेंगे, फिर उसको हम चारों में प्रोपोर्शनेटली जितने भी एसेट्स होंगे उसमें डिवाइड कर देंगे। कैसे, मैं क्वेश्चन करके भी आपको दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर कहता है कि आप जो यहां पे किसी एसेट्स के ऊपर में, क्या वो एसेट्स आपका इंपेयर्ड हुआ है, या कोई सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट क्या इंपेयर्ड हुआ है, क्या ये हर एक साल हम चेक करेंगे? बोलते हैं कि नहीं, हर एक साल इंपेयरमेंट आपको चेक नहीं करना, लेकिन हर एक साल के एंड में जब जो रिपोर्टिंग डेट होता है उस दिन पे आपको इंडिकेशन चेक करना होता है कि क्या कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है क्या, जिस इंडिकेशन से मुझे लगता है कि हमारा एसेट्स आपका इंपेयर्ड हो चुका है या हो सकता है।
दोबारा सुनिए, इंडेक्स 36 का कहना है कि हर एक रिपोर्टिंग डेट पे जब बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो आपका एसेट्स इंपेयर्ड हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक नहीं करना। मतलब हर एक साल के एंड में उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हर एक साल के एंड में जो आपका रिपोर्टिंग डेट होगा उस दिन पे इंडिकेशन चेक करना जरूरी है। क्या आपके बिजनेस में कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है जिससे आपका एसेट्स इंपेयर्ड हो सकता है, वो इंडिकेशन चेक करना होता है। उन इंडिकेशन को, अब ये बात आपको जो बता रहा हूं ये पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, 5 to अगेन 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, है ना। राइट ए शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि इंडिकेशंस के बारे में आप बताइए कि जो आपका शो करता है कि ये एसेट्स हैज बीन इंपेयर्ड, तो क्या होगा। तो मेरे बच्चे जो इंडिकेशंस होते हैं ना वो दो होते हैं, एक्सटर्नल दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है जी, जैसे कि आपके एसेट्स का जो वैल्यू है मार्केट में सिग्निफिकेंटली गिर गया है, या तो ये होगा एक्सटर्नल मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है मार्केट के कंट्रोल में है, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है, आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया है, ऐसा कुछ देखे, या फिर जिसपे हम फ्यूचर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट जिसे हमने डिस्काउंट किया था पिछले वाले क्वेश्चन में 15%, अगर उसमें कोई लगता है कि चेंज आ चुका है, वो जो जिस रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं मार्केट का जो रेट चल रहा है, अगर वो आपका फ्लक्चुएट हो चुका है मेरे बच्चे, तो ये एक्सटर्नल इंडिकेशंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो अगर ऐसा कुछ भी दिखेगा तो आपको इंपेयरमेंट फिर चेक करना पड़ेगा। दीज आर एक्सटर्नल आपका सोर्सेज ऑफ इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट। इंटरनल जो हमारे कंपनी के अंदर में, हमारे बिजनेस के अंदर में आपका रीजंस होते हैं, जैसे कि मान लो कोई हमारा वो एसेट फिजिकली डैमेज हो गया जी, है ना, वो टूट गया, फूट गया, कोई मेजर आपका उसमें डैमेज हो गया है, वो हमारे कंट्रोल में था बचाना। हमने डिसाइड किया कि भैया उस प्लांट से जो एसेट्स बनता है या जो गुड्स बनता है हम उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, या फिर कोई एविडेंस ऐसा दिख रहा है कि जिससे लगता है कि जितना जो परफॉर्मेंस हमने उस एसेट का सोचा था उससे वो कम परफॉर्म करेगा। तो इन रीजन्स के चलते आपको, अगर इनमें से कोई भी रीजन आपको दिखता है रिपोर्टिंग डेट पे, तो आपको इंपेयरमेंट चेक करना चाहिए। मतलब फिर आपको उसका फेयर वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा चीज आपको देखनी चाहिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर आपको? ये सर, तो मैंने बता दिया एट ईच रिपोर्टिंग डेट एंटिटी एसेस वेदर देयर इज एन इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन है क्या उस एसेट का, सीजीयू का, कि जिससे कि वो इंपेयर्ड हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी हमारा इंडेक्स 36 3 ऐसा सिचुएशन बताता है जहां पे हमें इंडिकेशन चेक नहीं करना होता, हमें डायरेक्टली इंपेयरमेंट ही चेक करना होता उस एसेट्स का। वो कौन कौन से? वो इंटेंजिबल एसेट्स जिसका कि इनडेफिनेट लाइफ आपका है, या फिर इंटेंजिबल एसेट्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, आपने उस एसेट्स को बना लिया है बट अभी तक उसको यूज में नहीं लाए हो, या फिर गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप एक्वायर करते हो। इन तीन का तो हर एक साल के एंड में आपको इंपेयरमेंट चेक करना होता है ना। हमें इंडिकेशन से मतलब नहीं है, इनका डिटेल ऑलरेडी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू रिविजन क्लास में जाने का मतलब नहीं बनता। चलिए, इसके बाद फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, थोड़ा सा ठहर जाइए। इन दोनों को समझाने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चन में फोर्थ लेके आना चाहता हूं। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का क्वेश्चन है, और मेरा मानना है कि अगर एग्जामिनर इस चैप्टर से 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनाने की अगर कोशिश करेगा तो ऐसे क्वेश्चन वो दे सकता है, या फिर इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से अगर क्वेश्चन बनाने का उसको मन करता है तो ये क्वेश्चन उसमें डाला जा सकता है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। कहता है कि एंटिटी हैज द फॉलोइंग एसेट्स विथ रेलेवेंट डेटा ऑन द रिपोर्टिंग डेट है ये आपका, और सारे फिगर लैक्स में है। मेरे बच्चों, मैं हर एक रिवीजन लेक्चर्स में बोलता हूं, एक बार दोबारा आपको बता देना चाहता हूं, आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप जरूर इस रिवीजन लेक्चर के बाद इसमें कराए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने रेगुलर क्लास में आई थिंक मुझे याद नहीं बट 20-22 क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन का बस आप पेज पलट लेना है, सिर्फ पेज पलट लो, मुझे आता है, सारी बातें मस्त तरीके से रिकॉल हो जाएंगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बहुत अच्छा आपको लगेगा एग्जाम के अंदर में। ठीक है ना? सुनिए ध्यान से, बट ये बात जरूर फॉलो करना। एंटिटी हैज द फॉलोइंग एसेट्स विथ रेलेवेंट डेटा ऑन द रिपोर्टिंग डेट, कहता है कि सारे फिगर लैक्स में है। ये 5 आपको एसेट्स बता रहा है, इनका कैरिंग अमाउंट, सबका लो कैरिंग अमाउंट बता दिया आपको ऑलरेडी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी बता रहा, और वैल्यू इन यूज भी बता रहा आपका हर एक एसेट्स का। आप एक चीज देख सकते हो कि जो एसेट ई है इसका बुक में कितना कैरिंग अमाउंट है ये आपको पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी दिख रहा है, लेकिन इसका वैल्यू इन यूज यानी कि इस एसेट को
यूज करके फ्यूचर में जो आप कैश कमाओगे उसकी आज की वैल्यू आपको नहीं बता रहा। ये जनरली तब होता है जब ये किसी कैश जनरेटिंग यूनिट का पार्ट होता है, मतलब इस एसेट पे इंडिविजुअली इसका फ्यूचर कैश फ्लो आप नहीं पता कर सकते। बट आपको इतना सोचना नहीं है, वो सारी बातें क्वेश्चन आपको बता रहा है। सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है क्या। कहता है कि एसेट सी एंड डी वर रीवैल्यूड बिफोर। रुक जाओ अब, आपका सी और डी को कहता है कि हमने पहले रिवैल्यू किया था। तो मेरे बच्चे, अगर रिवैल्यू किया हुआ है और हमने कोई रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है और इस पे कोई इंपेयरमेंट लॉस होगा तो पहले उस रिवोल्यूशन रिजर्व से माइनस करेंगे, बाकी का अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। ऑलरेडी आप जानते हैं, ऊपर मैं बता चुका हूं। इन दोनों एसेट्स का कोई रिवोल्यूशन की बात नहीं करता। अगर इनका कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ है तो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये भी आप जानते हैं। एसेट ई जो कि एक सीजीयू का पार्ट है, तो पहले हम सीजीयू पे क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस चेक करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर उस इंपेयरमेंट लॉस को सीजीयू में जितने भी एसेट्स है उनमें प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं क्या बता रहा है। कहता है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व 40 लाख 30 लाख है। एसेट ई फॉल्स इन कैश जनरेटिंग यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ गुडविल 50 लाख, इनटेंजिबल एसेट्स 90 लाख। मतलब ये जिस सीजीयू का पार्ट है उसका गुडविल 50 बता रहा है, इंटेंजिबल 90 बता रहा है, और आपका ये जो एसेट ई है कितने का जी, 100 का। तो कितना हो गया उस सीजीयू की टोटल कैरिंग अमाउंट, 50 प्लस 90 140 प्लस 100 240 का अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू हो गया 240। एनीवे, फेयर वैल्यू कहता है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ सीजीयू आपका 180 है और वैल्यू इन यूज पूरे सीजीयू का बता रहा है कि आपका 170 है। डिटरमाइन इंपेयरमेंट लॉस, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल द एसेट्स स्टेटेड अबव, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मेरे बच्चे, 5 में से 5 का ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, या किसी एक एसेट का किसी को पकड़ के क्वेश्चन बना सकता है। किसी एक एसेट का बनाएगा तो 2 मार्क्स में एमसीक्यू में आ सकता है, पूरा बनाएगा तो 7 मार्क्स दे देगा मस्त तरीके से। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या, मैं फटाफट, मैंने एसेट ए का कैरिंग अमाउंट कितना है 280, वो हमने लिख दिया। उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना बता रहा है 300, वो लिखा हमने। मैंने फटाफट कर दिया एक्चुअली। कहा कि भैया एसेट ए का बताओ रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों में से हायर कितना हो गया 300। तो जो हमारे बुक में 280 का था और उसको बेच के हमें 300 का अमाउंट मिल सकता है। बताओ कोई इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंपेयरमेंट लॉस कब होता है बदमाश, जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से छोटा होता है। ये तो ज्यादा हो रहा है ना, एंड देयर इज नो एनी केस ऑफ इंपेयरमेंट गेन, तो हम क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस हमारा कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा, जितना पहले था उतना ही रह जाएगा आपका। हाँ, अगर क्वेश्चन कह देता कि भैया कंपनी रिवोल्यूशन मॉडल में जाना चाहती है आज, अगर वो रिवोल्यूशन मॉडल में जाना चाहती है तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि 280 की वैल्यू अगर 300 हो गया तो ठीक है, 20 से आप रिवैल्यू कर दो, है ना, बढ़ा देंगे फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन वाला, और रिवोल्यूशन सरप्लस हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में। बट यहाँ पे उसका कुछ मतलब नहीं बनता, इंपेयरमेंट बोलता चेक करने के लिए, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट एट ऑल। क्लियर आपको, यस। अब आइए एसेट बी। एसेट बी का कैरिंग अमाउंट आपका 460 है, रिकवरेबल अमाउंट कहता है कि 400। कैसे, इन दोनों में से जो हायर होगा 400। तो बी का जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है वो 400 हो गया, यानी कि इंपेयरमेंट लॉस कितना निकल के आ गया 60 का अमाउंट आपका। 60 बिकम्स योर इंपेयरमेंट लॉस, 60 बिकम्स इंपेयरमेंट लॉस। क्या ये जो 60 का इंपेयरमेंट लॉस हुआ, क्या कोई पहले इस पे रिवोल्यूशन है, इस पे नहीं है, तो होल अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक एंट्री कीजिए चाहे 2 एंट्री कीजिए, आपकी मर्जी, मुझे समझाना था, मैंने एक एंट्री के थ्रू दिखा दिया, ठीक है ना। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा जी, तो 460 का कैरिंग अमाउंट पहले से था और 60 का लॉस बुक हुआ, तो कितना आपका हो गया 400 का अमाउंट। अब आइए सी एसेट्स के पास। कैरिंग अमाउंट 220 है, रिकवरेबल अमाउंट आपका 200। रिकवरेबल अमाउंट 200 कैसे, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा यानी कि 200 का अमाउंट। अब आपको ध्यान देना होगा, एसेट से पहले से रिवैल्यू हुआ है और यहाँ पे इस पे रिवोल्यूशन सरप्लस है 40 लाख रुपीज का, 40 लाख का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर हमें इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे 20 का आपका हुआ, तो इस 20 के इंपेयरमेंट लॉस को हम क्या करेंगे, पहले एडजस्ट करते हैं रिवोल्यूशन रिजर्व से, फिर कुछ पैसा बचता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि सरप्लस में 40 है और लॉस 20 है, तो पूरा 20 यहीं से एडजस्ट हो गया। क्लियर ना, बोलो ना, ये सर। एसेट डी पे आइए, 180 कैरिंग है, रिकवरेबल ये, इनका इंपेयरमेंट लॉस आ गया 55।
कितना आ गया 55। और एसेट डी पे हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है 30 लाख का अमाउंट आपका। तो 30 लाख का अगर अमाउंट पड़ा हुआ है एंड द इंपेयरमेंट लॉस इज 55, तो 55 में 30 कहां से एडजस्ट हो गया, वही रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, और बाकी 15 कहां से एडजस्ट हो गया जी प्रॉफिट लॉस, और काम पूरा हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा बदमाश, ऊपर में जो पढ़ते हैं उन्हीं को चारों केस को यहां पर उन्होंने बना दिया है। अब हम आते हैं यहां पे एसेट ई, जो थोड़ा बहुत आपको समझने वाली चीजें हैं, सुनिए ध्यान से। एसेट ई एक सीजीयू का पार्ट है, तो हमें इंपेयरमेंट उस सीजीयू पे चेक करना होगा। हमें उस सीजीयू का कैश जनरेटिंग यूनिट का कितना कैरिंग अमाउंट है, कितना रिकवरेबल, वो चेक करना होगा। हमने चेक किया कि सीजीयू का आखिर कैरिंग अमाउंट कितना है, तो मेरे बच्चे उसमें गुडविल है, इंटेंजिबल और एसेट ई, उसका कैरिंग अमाउंट हो गया 240। उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है सीजीयू का, तो सीजीयू का जब हमने रिकवरेबल अमाउंट चेक किया वो हो गया 180, 170 में हायर, यानी कि 180 का अमाउंट। तो हमने उस 180 को क्या किया, यहां पे लेकर आए, ये हमारा 180 निकल के आ गया। ये देखिए आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना 180। तो जो 240 आपका था कैरिंग रिकवरेबल 180, तो हमारे पास यहाँ पे एक इंपेयरमेंट लॉस आया ना बच्चे, बताओ ये इंपेयरमेंट लॉस कितने का निकल के आया, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू कितने का निकल के आ गया, ये आ गया 60 का। यहां लिख देना, मैंने लिखना यहां भूल गया आपका, इंपेयरमेंट लॉस जो आपका निकल के आया वो कितने का निकल के आ गया 60 का। यहां पे क्या 60 का जो इंपेयरमेंट लॉस हुआ किसी एक एसेट के ऊपर है, नहीं सर, उस पूरे सीजीयू के ऊपर में है। तो मेरे बच्चे अगर उस सीजीयू के ऊपर में है तो हमें क्या करना होगा जी, ये जो 60 का इंपेयरमेंट लॉस हुआ है वो सीजीयू में जितने सारे एसेट्स है उन सब पे हमें डिवाइड करना होगा, सब पे हमें 60 के लॉस को दिखाना होगा। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर उस सीजीयू में कोई गुडविल आपको दिखता है, कोई गुडविल दिखता है, तो हमेशा इंपेयरमेंट लॉस क्या करते हैं, पहले उस गुडविल से एडजस्ट करते हैं। यानी कि 60 के इंपेयरमेंट लॉस में पूरा का पूरा 50 हम क्या करेंगे जी, गुडविल से एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट गुडविल इन द न्यू बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, नील, जीरो। इंपेयरमेंट लॉस अगर किसी सीजीयू पे होता है तो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि वेदर देयर इज ए गुडविल इन दैट सीजीयू। अगर कोई गुडविल आपका है तो लॉस जो होगा इंपेयरमेंट लॉस फर्स्टली विल एडजस्ट फ्रॉम दैट गुडविल आपका टू द मैक्सिमम द अमाउंट विच कैन बी एडजस्टेड। तो हमने क्या किया, उस 60 में से 50 को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब हमारे पास कितना बच गया, 10 का, और आपके पास इंपेयरमेंट लॉस बच गया। उस 10 के लॉस को बाकी जो हमारे पास एसेट्स होंगे उनके बीच में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगा। प्रोपोर्शनेटली का मतलब कि इन दोनों एसेट्स का जरा बताओ कैरिंग अमाउंट कितना कितना था, 90 एंड 100। जितना कैरिंग अमाउंट था बिफोर चेकिंग द इंपेयरमेंट, उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, इस लॉस को इन दोनों में डिवाइड कर देंगे 10 के आपका। तो इतना इतना हमने माइनस कर दिया। तो अब देखो रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में कितना आएगा, आपका गुडविल कितना हो जाएगा, 0। जो इंटेंजिबल एसेट्स था मेरे बच्चे, वो इंटेंजिबल एसेट्स 90 का था, 90 में हमने इसको यहाँ पे माइनस किया तो बच गया कितना, इतना। आप एक काम कर सकते हो, ये कॉलम यहाँ पे और बना के कैरिंग अमाउंट लिख सकते हो, आप यहाँ पे कैरिंग अमाउंट लिख सकते हो ताकि दिखे कि कैरिंग अमाउंट बिफोर इंपेयरमेंट इतना, इसमें माइनस करके इतना इतना आपने दिखाया, काम पूरा हो गया। तो सीजीयू पे समझे ना, सीजीयू में क्या समझना है, इंपेयरमेंट विल बी चेक ऑन द कंप्लीट सीजीयू। जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा विल डिवाइड द इंपेयरमेंट लॉस अमंग द ऑल द एसेट्स प्रोपोर्शनेटली। बट इफ देयर इज ए गुडविल इन दैट सीजीयू, तो फर्स्टली द इंपेयरमेंट लॉस, द मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस विच कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द गुडविल, दैट विल बी एडजस्टेड ओनली फ्रॉम द गुडविल, एंड देन सम अमाउंट इफ लेफ्ट after adjusting from the goodwill, that impairment loss, that remaining impairment loss will be divided among the other assets in the ratio of आपका carrying amount before the impairment। और वही काम हमने किया, फिर ये निकल के आ गया। कोई डाउट इसमें नहीं सर। तो मैंने ये बातें बता दी, और पता है इन्हीं बातों को यहाँ पे आपको बताया गया था जो मैंने नहीं पढ़ा था आपके लिए। ये देखिए आप यहाँ पे 4th पॉइंट, ये सब ये आपका इंडेक्स में लिखा है। पहले हम लोगों ने क्लास में ही पहले प्रैक्टिकली सारी चीजों को पढ़ा हुआ है, फिर एक एक थ्योरी को मैंने कराया, आप जानते हैं वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। When the impairment loss is computed for a CGU, it should be allocated to reduce the carrying amount of the assets of the CGU in the following orders। क्या जी, पहले गुडविल को एडजस्ट कीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे एसेट्स पे प्रोराटा यानी कि प्रोपोर्शनली डिवाइड कीजिए जो भी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स था उसके बेसिस पे, और फिर एसेट्स को आप दिखाना शुरू कीजिए। क्लियर आपका, ये सर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे सपोज दैट, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन मान लो मेरे बच्चे होता क्या कि मैं एक कॉलम बना ही देता हूं यहाँ पे आपके लिए। सपोज दैट कैरिंग अमाउंट यहाँ पे कितना कितना था, गुडविल का 50 था पहले से,
इंटेंजिबल एसेट्स कितने का था जी 90, और आपका एसेट्स ई कितने का था आपका 100 था ना। ये मान लो इस क्वेश्चन के अंदर में जो हमारा 60 का जो इंपेयरमेंट लॉस आया था, अब ध्यान लो, मान लो मैं कह रहा हूं 60 के जगह पे इंपेयरमेंट लॉस मान लो 160 आया था, मान लीजिए आया था, और इसमें से 50 हमने गुडविल में एडजस्ट कर दिया, अभी और इंपेयरमेंट लॉस कितना है 110। मान लो इस 110 को जब हमने यहां पे डिवाइड किया इंपेयरमेंट लॉस इन दो एसेट्स के बीच में, तो मान लीजिए ये 110 में से यहां पे आ गया 95 और यहां पे आ गया आपका कितना जी 15। मान लो ऐसे इमेजिन किया, दूसरा एक पॉइंट समझा रहा हूं कि जब प्रोपोर्शनल डिवाइड किया इतना आ गया, तो मेरे बच्चे देखो ना, जो इंटेंजिबल एसेट्स यहां पे 90 का था, इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल कोई भी दूसरा एसेट्स हो 90 और इंपेयरमेंट 95, क्या 90 यहां पे 95, क्या इंपेयरमेंट लॉस कभी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होगा, ये तो नहीं ना कि हम यहां पे निगेटिव लिख देंगे फिर ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका नील आ जाएगा, है ना बच्चे। यानी कि सीजीयू के बाकी एसेट्स में जब हम इंपेयरमेंट लॉस को डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें ध्यान रखना होता है कि डिवाइड करने के बाद प्रोपोर्शनेटली अगर उसका वैल्यू यहां पे आपका जो आ रहा है दैट मस्ट बी पॉजिटिव या फिर टू द मैक्सिमम नील। निगेटिव एसेट्स की वैल्यू नहीं हो सकती आपका, नहीं हो सकती आपका, है ना। और वही बात यहाँ पे आपको बताया गया है पॉइंट नंबर 3 के अंदर में। जब आप पढ़ेंगे ना पॉइंट नंबर ये आपका 5 पढ़िए क्या बता रहा है, इन केस ऑफ एसेट ऑफ सीजीयू फॉर एलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस द रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट शुड नॉट बी रिड्यूस बिलो द हाइस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो हम क्या करते हैं कि जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है बच्चे वो हम करते हैं आपका रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आने की कोशिश करते हैं। जो कैरिंग अमाउंट है वो हम कहां पे लेके आते हैं, रिकवरेबल अमाउंट पे। ये हो गया रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट से भी अगर हम नीचे जाते हैं जब प्रोपोर्शनली डिवाइड होता है तो वो डिवीजन कभी भी आपका यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। टू द मैक्सिमम कितना होगा, 0 होगा। वही अमाउंट आपका यहाँ पे बता रहा है 0 के रूप में, आपका 0 के रूप में। फर्दर कहता है मेरे बच्चे कि मान लीजिए सपोज दैट कि हम लोग क्या कर रहे हैं जी इसी केस में कि ये आपका 90 था और यहाँ पे 95 हुआ, तो हम तो 95 इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते ना। हमने कितना एडजस्ट किया 90 और इसको नील कर दिया, तो अनएलोकेटेड पार्ट यहाँ कितना रह गया 5 इंपेयरमेंट लॉस का। वो 5 फिर क्या होगा, अगला जो एसेट्स होगा एक तो इसमें पूरा एडजस्ट हो जाएगा, इसमें नहीं तो फिर अगर 2-3 एसेट्स हैं उनमें प्रोपोर्शनली होगा बट एडजस्टमेंट पूरा एंड तक जाएगा आपका, है ना। तो ये इसका मतलब होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बहुत आसानी से इन बातों को समझ सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलिए सीजीयू पे कैसे कंप्यूट होगा, टू द मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। मैं और आगे लेके चलता हूं और एक क्वेश्चन और भी आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में ये भी मैं कराता हूं, सुनिए ध्यान से। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में अगर स्टडी मेट से क्वेश्चन बनाने की उन्होंने कोशिश की तो। पढ़िए ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। Entity has a machine on 1st floor 23 with a carrying amount of 28 lakhs after annual depreciation of 3 lakhs। एक मशीन है इस डेट पे, ये कहता है जी यहां पे आपका ध्यान दीजिए, कहता है कि 1st floor 2023 को एक मशीन जिसका कैरिंग अमाउंट वो कितने पे कैरी हो रहा है यहाँ पे आपका 28 lakhs पे, 28 lakhs पे। आफ्टर एनुअल डेप्रिसिएशन इस साल का यानी कि जो पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन हो रहा होगा 3 लाख रुपीज चार्ज करने के बाद, और आज उसका जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, आज जो रिमेनिंग यानी कि जो आगे यूज होगा बच्चे ये 28 लाख का मशीन, वो कहता है कि आगे अभी 9 ईयर्स तक वो चलेगा। और इसका जो रेसिडुअल वैल्यू होगा कितना 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसका जो रेसिडुअल वैल्यू आपका है आज के दिन पे वो कितना है 1 लाख रुपीज का अमाउंट। कहता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, आपका डेप्रिसिएशन का बता रहा है इन 30 ऑन होना चाहिए ऑन 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 यानी कि यहाँ पे आपका 31 मार्च 24 को कुछ बता रहा है। ये कहता है कि मशीन को रिवैल्यू किया गया 29 पे, रिवैल्यू किया गया यानी कि आप एक तो रिवोल्यूशन मॉडल पे आप आ रहे हैं और वो कितने पे बुक कर रहे हैं जी 29 लाख रुपीज के ऊपर में। तो ठीक है, यहाँ पे 29 लाख पे रिवैल्यू किया गया, मैं लिख दूं यहाँ पे रीवैल्यूड, कहता है रीवैल्यूड एट यहाँ पे 29 लाख रुपीज का अमाउंट, ठीक है। फिर कहता है कि 31 मार्च 26, यहाँ नहीं अब आगे कहीं पे इधर कहीं 31 मार्च 26 को कहता है मशीन हैज ए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपका 20 लाख रुपीज,
और इसका वैल्यू इन यूज कहता है कि 21 लाख। यानी कि इस दिन पे बच्चे इस मशीन का जरा बता दो कि जो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट वो कितना बता रहा है, इन दोनों में से जो हायर होगा। तो मशीन का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपका 20 और वैल्यू 21, तो ये रिकवरेबल अमाउंट आ गया 21 लाख। सारी बात को बस डायग्राम पे लिख रहा हूं। मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी कई सारे डेट्स क्वेश्चन में हो तो उनको एक डेट पे कन्वर्ट कर लीजिए। So how the transaction would be reflected in the financial statement of entity on 31st March 24, 25, 26 and 27। 4 साल में बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे कैसे दिखाया जाएगा आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ प्रॉफिट लॉस में क्या क्या दिखाया जाएगा, कितना कितना, बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा और कुछ भी नहीं। सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इंडेक्स 16 भी यहाँ पे उसका रिवोल्यूशन मॉडल था ना, वो रिवाइज होते चले जा रहा है आपका, है ना। ऐसे हमने उसको अलग से ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए, कहता है कि इस दिन पे आपका मशीन का कैरिंग अमाउंट कितना था, 28 लाख। ये जो करंट ईयर है बच्चे, इस साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा, हर एक साल 3 लाख रुपीज कह रहा है कि आप चार्ज कर रहे हैं पहले से, था ना। यहाँ पे 3 लाख रुपीज हर एक साल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लाख का डेप्रिसिएशन यहाँ भी चार्ज किया और चार्ज करके 31 मार्च 24 यानी कि इस दिन पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 लाख। यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25, नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। बट क्योंकि हम रिवोल्यूशन मॉडल में जा रहे हैं, उसको रिवैल्यू किया हमने 29 लाख पे, तो 4 लाख रुपीज का यहाँ पे क्या हुआ जी, आपका ऐड हुआ और उसका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 29 लाख। कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 29। अब ध्यान रखना कि जो 4 लाख का यहाँ पे रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ है, याद कीजिए फर्स्ट टाइम जब हम रिवैल्यू करते हैं एंड देयर इज ए प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, वी क्रिएट रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट। रिवोल्यूशन सरप्लस, रिवोल्यूशन रिजर्व कुछ भी बोल सकते हैं, जो ओसीआई में जाता है एंड देन कम्स टू द बैलेंस शीट आपका। तो आपके दिमाग में हो जाए कि 4 लाख का यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस क्रिएट किया गया होगा किस दिन पे जी, इस डेट पे आपका। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब ये 29 लाख हो गया और आप ये भी जानते हैं कि उसके आगे अब जो डेप्रिसिएशन होता है बच्चे, हम जो वैल्यू नया आता है हम उस पर चार्ज करना शुरू करते हैं। तो 29 लाख आपका यहाँ हो गया। 31 मार्च 24 से आगे बढ़े, यहाँ पे आ गया 31 मार्च 25। तो 31 मार्च 25 को हमने फिर से क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अब एसेट्स की वैल्यू 29 है, उसको लिखा हमने। रेसिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 1 लाख आपका। और जो लाइफ 9 इयर्स का था उसमें 1 साल तो कम हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसको 8 ईयर से डिवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 3,50,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया यहाँ पे 31 मार्च 25 को। और कुछ नहीं हुआ, अब हम यहाँ पे आ गए 31 मार्च 26। तो 31 मार्च 26 के लिए हमने इस साल का भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया 350। अब आ गया 22 लाख की वैल्यू। ध्यान दीजिए, जिस दिन आपका 22 लाख की वैल्यू है आपके एसेट्स में आफ्टर चार्जिंग नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उस दिन कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट 21 हो गया। तो मेरे बच्चे 22 और रिकवरेबल अमाउंट 21 यानी कि 1 लाख रुपीज का हम क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। आपका इंपेयरमेंट लॉस 22 माइनस 1 आपका कितना हो गया, अब बुक में 21 लाख का अमाउंट, 21 लाख का अमाउंट आपका। क्लियर यहाँ पे, ये सर। तो 21 लाख रुपीज का अमाउंट निकल के आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब अगले साल जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अगले साल, तो क्या होगा जी, 21 लाख की वैल्यू माइनस रेसिडिवल, और यहाँ पे 9 था, फिर यहाँ पे आपका कहाँ चला गया, 9 के बाद यहाँ पे 8 इयर्स हुआ, यहाँ पे 7, 1 साल और गुजर चुका है, तो 6 साल उसकी लाइफ आपकी बच गई है। तो हमने क्या किया, उसको 6 से डिवाइड किया और इस साल का डेप्रिसिएशन इतना निकल के आ गया, कैरिंग वैल्यू आपका इतना निकल के आ गया। क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या पूछा था कि भैया एक तो आप बता दो कि कैसे ये ट्रांजेक्शन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा इन दिनों पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है। तो आपको क्या करना होगा, एक तो बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्डिंग होगा वो भी बताना होगा एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी। अभी तक आपने क्या देखा कि बैलेंस शीट में आने वाला एक तो कैरिंग अमाउंट, ये सारे जो आपके कैरिंग अमाउंट है डिफरेंट डेट्स पे, आपको एग्जामिनर को वो अलग से बताना होगा, मैंने भी बताया हुआ है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की भी बातें। आइए अब हम यहाँ पे आ गए, मुझे बताओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या दिखाया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनाएंगे 31 मार्च 24 का, तो आप मतलब हर एक साल का एक तो डेप्रिसिएशन जितना चार्ज किया, और मेरे बच्चे जिस साल आपने एसेट्स को रिवैल्यू किया था उस दिन के ओसीआई में अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में क्या दिखाना होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका 4 लाख का, ये था ना आपका यहाँ पे, ये 4 लाख रुपीज का अमाउंट है ना। तो हमने क्या किया, वो दिखा दिया कि भैया प्रॉफिट लॉस में तो इतना इतना पहले एक तो ये चीजें जाएंगी। उसके बाद देखो आपको याद होगा कि जब आप यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस क्रिएट करते हो,
रिवोल्यूशन सरप्लस आपका 4 लाख रुपीज का, ये 4 लाख का जो रिवोल्यूशन सरप्लस होता है, इंडेक्स 16 में आप आ जाइए, इसको 2 तरीका बताया गया था आपको इसको खत्म करने का। कभी भी ओसीआई में आया हुआ रिवोल्यूशन सरप्लस कभी भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कभी भी नहीं जाता। या तो जब ये एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी तो पूरे 4 लाख को हम क्या करते हैं, आपका लाइफ एंड हो जाने के बाद उसको रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली। वी डू नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे, कि ये जो आपका 4 लाख का जो आपका यहाँ पे सरप्लस निकल के आया हुआ है, 4 लाख का सरप्लस, वो हर एक साल क्या कीजिए, आप अपना कुछ कुछ अमाउंट प्रोपोर्शनेटली रिटेन्ड अर्निंग या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए। दोनों में से कोई एक तरीका। हमारा इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर देते समय 4 लाख को हर एक साल कुछ कुछ अमाउंट प्रॉफिट लॉस, सॉरी माफ कीजिए, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करने की उन्होंने बात की है, और हम लोगों ने क्लास में भी वही पढ़ा हुआ है। तो सुनेंगे ध्यान से, इंस्टीट्यूट को फॉलो करना होगा। 4 लाख का अमाउंट आपने क्रिएट किया था, मुझे बताओ जिस टाइम पे रिवोल्यूशन रिजर्व आपने क्रिएट किया था वो डेट कौन सा था आपका, यहाँ पे 9 में से 1 ईयर्स खत्म, तो कितना बच गया 8 ईयर्स। यानी कि जो यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस आपने क्रिएट किया था 4 लाख का, उसको अगले 8 ईयर्स में हर एक साल, यानी कि 4 लाख बाई 8, 50,000 हर एक साल आपको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना था डायरेक्टली। तो हमने क्या किया वही आपको दिखाना होगा कि भैया पहले इस साल में ये ऐसे है, इस साल तो हमने 4 लाख क्रिएट कर लिया, अगले साल क्या होगा, रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो 4 लाख है उसमें से आपका 50 माइनस हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग जनरल रिजर्व आपका उसमें 50 ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगले साल क्या करेंगे, 50 कम करके 50 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ये काम आपका होते चलता है ना। दोबारा सुनिए, रिवोल्यूशन सरप्लस जो हमने क्रिएट किया उसको कभी ना कभी एंड करेंगे जी। एंड करने का आपके पास 2 तरीका होता है, या तो एसेट्स की लाइफ खत्म हो गई उसके बाद पूरे अमाउंट को एक ही बार में क्या कीजिए, रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, या दूसरा तरीका होता है प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करना। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में सॉल्व करते समय प्रोपोर्शनेटली रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर किया, तो हम वही आंसर में एग्जाम में बताएंगे और दूसरा कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, 4 लाख में से 50 कम किया, 50 यहाँ ट्रांसफर किया, फिर 50 कम किया, 50 यहाँ पे ट्रांसफर किया। 2 साल ऐसे किया। और मेरे बच्चे उस केस में देखो 2 साल के बाद, अब यहाँ के बाद ये 2 साल गुजरने के बाद यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस आपका हुआ है। आप जानते हैं कि इंपेयरमेंट लॉस जो आपका हुआ, अगर हमारे पास रिवोल्यूशन सरप्लस है तो हम वहां से एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो आप मुझे बताओ, जो 4 लाख का यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस क्रिएट हुआ था, 1 लाख रुपए खत्म हो चुके, रिवोल्यूशन सरप्लस से कहां चला गया, रिटेन्ड अर्निंग में। तो 4 माइनस 1 3 लाख बचा हुआ है ना, उस 3 लाख में से 1 लाख जो इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये देखिए आपका जो ओसीआई में जो रिवोल्यूशन आपका सरप्लस था 50 खत्म हुआ, 50 खत्म हुआ, और इसमें से 1 लाख यहाँ पे और भी खत्म हो गया। इंपेयरमेंट लॉस जो हमने एडजस्ट कर दिया, इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद बताओ अब रिवोल्यूशन सरप्लस कितना बचा। तो 4 में 1 लाख ये खत्म हो गया, 1 लाख ये खत्म हो गया, 2 लाख बच गया। वो 2 लाख का जो अमाउंट है बच्चे रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट में, 2 लाख का अमाउंट। अभी बताओ एसेट्स की अभी और लाइफ कितनी बची है, तो 2 साल अभी लाइफ खत्म हुआ है, 2 साल खत्म हुआ है। अब इस 2 लाख को 6 से डिवाइड किया जाएगा। तो जब 2 लाख को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका अमाउंट कितना आना जाएगा, 33,333 आना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, यहां से माइनस करके रिजर्व में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। क्लियर ना। जितना हमारे पास अमाउंट है रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स में हम क्या करते हैं, रिवोल्यूशन सरप्लस में जो अमाउंट बच गया वो अमाउंट क्या होगा, कब क्रिएट हुआ जी, जब हमने आपका रिवैल्यू किया था। और वो कब कम होगा, हर एक साल हम कम कर रहे हैं। और कोई अगर इंपेयरमेंट लॉस बीच में हो रहा है उसको भी हम वहां पे कम, उसी से कम कर रहे हैं। बाकी अमाउंट को हर एक साल रिटर्न अर्निंग में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। तो ये सारी बातें हमने क्या क्या बता दिया। फाइनली पीपी हमारे हर एक साल इतना इतना बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और रिवोल्यूशन प्रॉफिट अब कितना दिखेगा जी बैलेंस शीट में तो आपका अदर इक्विटी के अंदर में पहले 4 लाख, फिर 350, फिर 2 लाख, फिर इतना एंड सो ऑन ऐसे चलते चला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। रिवोल्यूशन प्रॉफिट कैसे निकल गया, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका ऊपर में ही, इसको दोबारा समझाने कोई मतलब नहीं बनता। तो हमेशा ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि ये एग्जाम में ये 4 साल का भी आ सकता है, 2 साल का भी आ सकता है, 1 साल का भी आ सकता है, ये केस के रूप में पूछ सकता है। तो इसको ध्यान से आप करके जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन एक लगा हमें, ये भी मैंने करा दिया आपको, है ना। और इससे मजा पता क्या रहा, इंडेक्स 16 और ये दोनों आपस में रिवाइज होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कराऊंगा। यह है आपका
टैक्स को लेकर, डेफर टैक्स को लेकर हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है। डेफर टैक्स का हमने अच्छा रिवीजन भी किया हुआ है टैक्स एज के बारे में। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्या बता रहा है। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। मर्करी लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफिएबल एसेट्स विथ ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000। कोई एक एसेट्स है जिसका कि 1000 कहता है कि आपका कैरिंग अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट कह दिया कि 650 है, तो इंपेयरमेंट लॉस बुक किया जाएगा। टैक्स रेट 30% है। टैक्स बेस आपका 800। टैक्स बेस का मतलब क्या, जिसपे कि इनकम टैक्स जितना अमाउंट अलाउ करेगा वो 800 है। इंपेयरमेंट लॉस आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, हमें ऑलरेडी पता है। What would be the impact of impairment loss on related deferred tax assets liability against CA? तो मेरे बच्चे पहले इम्पेयरमेंट के पहले बताइए क्या सिचुएशन था। हमने कहा कि भैया एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना था जी 1000, टैक्स बेस कितना था ये, तो आपका यहाँ पे डिफरेंसेज कितना आ गया 200। इस जब भी कैरिंग अमाउंट आपका बड़ा होता है टैक्स बेस से, वी क्रिएट डेफर टैक्स लायबिलिटी। तो हमने यहाँ पे डेफर टैक्स लायबिलिटी कितने क्रिएट किया होगा 200 का 30% 60 रुपीज का अमाउंट। अब कहता है कि इसमें इंपेयरमेंट लॉस हमने 350 का बुक किया, तो 350 के बाद अब एसेट्स बुक में कितने का हो जाएगा 650 का, है ना। टैक्स बेस आपका ये हो गया, तो मेरे बच्चे डिफरेंस कितना आ गया 150। ध्यान रखना, जब भी आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो वी क्रिएट डेफर टैक्स लायबिलिटी, जब कैरिंग अमाउंट कम होगा तो वी क्रिएट डेफर टैक्स एसेट। तो अब आपका क्या होगा, डेफर टैक्स एसेट बनेगा कितने का जी 45 का। तो बस आपको ये बताना है कि अब इंपेयरमेंट बुक होने के बाद ये सिचुएशन आपका निकल के आएगा, पहले का ये सिचुएशन था। इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन आपके लिए। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ठीक है। अब मेरे बच्चे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी मैं करा देता हूं। और ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ, बट अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने सोचा कि रिवीजन में आपको ये होना चाहिए। आइए एक बार देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या बताता है, पढ़िए मेरे साथ। कहता है अर्थ इंफ्रा लिमिटेड हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट ए एंड बी, देयर इज नो गुडविल विद इन द यूनिट्स कैरिंग वैल्यू। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को कराने का 2 रीजन है। एक हमने देखा था कैश जनरेटिंग यूनिट जो ऊपर में हमने किया था उसमें गुडविल था, तो पहले हम गुडविल से राइट ऑफ करते हैं। अगर गुडविल नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं बच्चे, फिर तो जितने भी एसेट्स उसको प्रोपोर्शनली राइट ऑफ किया जाएगा। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ और भी मैं बताना चाहता हूं। कहता है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू ए आपका 20 मिलियन है एंड सीजीयू बी 30 मिलियन। दो थे ना यहाँ पे कैश जनरेटिंग आपका, तो 2 आपका, एक में 20 एक में 30। कंपनी हैज ए ऑफिस बिल्डिंग विच इट इज यूजिंग एज एन ऑफिस हेडक्वार्टर। देखो एक बिल्डिंग जो कई सीजीयू को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट ऑफ एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स मतलब कि जो कई सारे सीजीयू को इक्वली आपका बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कॉर्पोरेट एसेट्स। याद है जब मैं आज अभी आपका स्टार्ट किया था तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एक वर्ड था, बोला था कि मैं सही समय पे उसका मीनिंग आपको रिवाइज करा दूंगा, तो ये वही था कॉर्पोरेट एसेट्स आपका। ये देखिए, आर एसेट्स अदर देन गुडविल, गुडविल छोड़ के जो कि कंट्रीब्यूट करता है फ्यूचर कैश फ्लो में ऑफ बोथ द कैश जनरेटिंग यूनिट अंडर रिव्यू एंड अदर कैश जनरेटिंग, मतलब कि जो 2-3 कैश जनरेटिंग यूनिट को आपका इक्वली सर्व करता है, यानी कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग आपका, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स। तो उस केस में इंपेयरमेंट कैसे चेक किया जाएगा, उन्हीं बातों को इस क्वेश्चन के थ्रू मैं क्या इंडेक्स 36 आपको समझाएगा। पढ़िए ना, यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, अच्छा लगेगा। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट बचता नहीं है जो हमें इसमें देखना है। अर्थ लिमिटेड कहता है हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट ए एंड बी, देयर इज नो गुडविल विद इन द यूनिट्स कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू कहता है कि सीजीयू ए का 20 मिलियन और सीजीयू बी का 30 मिलियन, ठीक है ना, 20 एंड 30 मिलियन। Company has office building which it is using as office headquarter has not been included in the above value and can be allocated to units on the basis of their carrying value. जो कॉर्पोरेट एसेट्स से बचे वो उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, इन दोनों में कहता है कि एलोकेट करने के लिए कैरिंग वैल्यू, ना बोले तो भी कैरिंग वैल्यू पे ही करते हैं। ऑफिस बिल्डिंग हैज ए कैरिंग वैल्यू कितना 10 मिलियन, तो 10 मिलियन हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों को सर्व कर रहा है, दोनों में डिवाइड करना है उनके कैरिंग वैल्यू के रेशियो में। आपका क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बताया तो ठीक, नहीं तो फिर हम कैरिंग वैल्यू के रेशियो में ही करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट्स आर बेस्ड ऑन वैल्यू इन यूज 18 मिलियन फॉर सीजीयू ए और 38 मिलियन फॉर सीजीयू बी। ध्यान देना, रिकवरेबल अमाउंट जैसे कि हमें इंपेयरमेंट चेक करना है, वो आपका 18 मिलियन कहता है सीजीयू ए का और सीजीयू बी का आपका 38 मिलियन। बोलता है कि डिटरमाइन वेदर कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू ए बी आर इम्पेयर्ड, क्या इम्पेयर्ड हुआ है, देखो हम इंपेयरमेंट कैसे चेक करते हैं।
एक तो पहले आपका सीजीयू ए, सीजीयू बी एंड टोटल, इन दोनों का कैरिंग अमाउंट लिखिए। आपका बताया 2030। अगर कोई कॉर्पोरेट एसेट्स है मेरे बच्चे जो कॉमन है और डिफरेंट सीजीयू में वो आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में अगर वो बेनिफिट इसमें और इसमें दोनों में दे रहे हैं, तो उनका जो कैरिंग अमाउंट है ना 10 लाख आपका, इस 10 लाख को इन दोनों के जो सेपरेट सेपरेट कैरिंग वैल्यू है उस सीजीयू का, उसी रेशियो में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो 10 को 2:3 में डिवाइड किया तो 4 और 6 कितना हो गया आपका यहाँ पे, टोटल 10 का हमने डिवीजन कर दिया। तो सीजीयू ए का अब टोटल कैरिंग वैल्यू इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स कितना हो गया 24, और बी का कितना हो गया 36, टोटल कितना हो गया 60। हमें जब भी यहाँ पे इंपेयरमेंट चेक करना होता है तो सीजीयू में अगर सीजीयू का तो हम कैरिंग अमाउंट लेंगे ही लेंगे, कोई कॉर्पोरेट एसेट्स है तो उसको भी पहले उन सब में हम प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देते हैं उनके कॉस्ट को। अब देखो 24 और 36, ये टोटल कितना हो गया 60। तो हमने अब देखना कि जो सीजीयू ए है जो कि 24 आपका कैरिंग अमाउंट अब दिखा रहा है इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स का शेयर, उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना बता रहा है 18 आपका। तो आपको इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया 6। ऐसा पता है क्यों किया गया है? क्योंकि कॉर्पोरेट एसेट्स अपने आप में अकेला उसका फ्यूचर में उससे कितना बेनिफिट मिल सकता पता नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट एसेट्स दोनों तीनों को बेनिफिट सर्विस दे रहा ना बच्चे, तो उनको उस सीजीयू में ऐड करके ही हम क्या करते हैं उनका निकालते हैं रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट 24, 18 आपका रिकवरेबल, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया 6। उसी तरीके से सीजीयू बी का यहाँ देखिए कैरिंग अमाउंट 36 से रिकवरेबल ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा, तो यहाँ तो कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं। यानी कि अब सीजीयू ए में हमें 6 का इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, और इस इंपेयरमेंट लॉस को पहले क्या करना ध्यान रखना, इस 6 को हमें इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है। ध्यान से 6 का जो इंपेयरमेंट लॉस हुआ वो सीजीयू का कैरिंग अमाउंट और जो आपका यहाँ पे जो कॉर्पोरेट एसेट्स था उसके बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो 6 को अब ये कौन सा रेशियो बन जाएगा 1:5, है ना बच्चे। यानी कि उसका 5 पार्ट 5/6 इसमें 1/5 1/6 आपको यहाँ पे करना होगा। तो यही 6 का मेरे बच्चे मैंने दिखा दिया कि 1 मिलियन जो आपका होगा वो किस में से माइनस किया जाएगा, इसमें से माइनस किया जाएगा, और 5 मिलियन किसमें से माइनस किया जाएगा, इसमें से माइनस किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में इसका डिटेल अब आपको अगर बताता कि सीजीयू के कैरिंग वैल्यू में कौन कौन से सेट्स हैं, तो ध्यान रखना 5 मिलियन को, ना कि 6 मिलियन को, क्योंकि 6 मिलियन के इंपेयरमेंट लॉस में से 1 मिलियन तो हमने इसमें एलोकेट कर दिया, है ना। 4 + 6 10 - 1, ये कितने पे बुक में दिखेगा 9 पे अब दिखेगा। 1 इंपेयरमेंट लॉस यहाँ माइनस किया, और बाकी 5 को क्या क्या हमने इसमें से माइनस किया। तो अगर आपको इसका डिटेल बताएगा तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एसेट्स होंगे ना उसमें 5 मिलियन को हम प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। कोई गुडविल होता है तो पहले गुडविल, बाकी जैसे मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं। तो जो भी क्वेश्चंस आएगा, जैसा भी क्वेश्चन आएगा, हम लोगों ने इंडेक्स 36 के अंदर में बच्चे एक एक चीज का रिवीजन कर लिया। बिलीव कीजिए कोई एमसीक्यू आएगा तो बहुत ही आसान एमसीक्यू आएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो क्वेश्चंस कराए उसी में से निकल के आएंगे। बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, सब आप जानते हैं। ऑब्जेक्टिव आप जान चुके हैं। एक बार स्कोप आपको याद करके जाना होगा किस किस पे इंडेक्स 36 अप्लाई नहीं होता। एक तो इन्वेंट्री, बायोलॉजिकल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। एक्चुअली इन पे आपका इनका जो रिकॉर्डिंग्स होता है